नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूर्व महासचिव, अंतरिम महासचिव और सबसे बड़े झोल-झाल करने वाले इनके कोषाध्यक्ष, समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से कौन सी खबर लीक कर रहा है। हमें और आपको क्या बताया गया था शिव जी? इस देश के सनातनियों को क्या बताया गया था कि गोपाल राव की छुट्टी हो गई है। अब आपको पता है कि गोपाल राव उसी कोषाध्यक्ष से मिलने पहुंचे, और सिर्फ मिलने पहुंचे नहीं शिव जी, गोपाल राव ने बाकायदा उन कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से मुलाकात के बाद एक बड़ा जो है वो दावा कर दिया गोपाल राव ने कि राम मंदिर से उनको हटाया नहीं गया है, बस बैठकों में आने से रोका गया है। अब ये मजाक समझ लीजिए कि कोषाध्यक्ष कहते हैं कि हटा दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फिर वो चंपत राय से भी मिलते हैं, फिर वो गोपाल राव से भी मिलते हैं, और गोपाल राव मुलाकात के बाद कहते हैं कि भाई राम मंदिर ट्रस्ट से मुझे हटाया नहीं गया, ये सब गलत खबर है, बस बैठक में जाने से रोका गया है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? और इस बीच चंपत राय के मुंह खोलने के साथ ही पूरे के पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, और वो बड़ा बवाल एक एक करके पोल खुलने की बातें कही जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि पहले चंपत राय ने धमकाया कि क्लीन चिट दे दो मुझे, नहीं तो सबका नाम ले दूंगा, और अब गोपाल राव धमका रहे हैं कि किसको हिम्मत है मुझे हटाने की, कोई मुझे हटा नहीं सकता ट्रस्ट से। तो अब ये सब धमकाने के स्तर पर उतर गए हैं, लेकिन ये डर पैदा कर रहा है किसमें? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद। आखिर क्या है इनके हाथ में कि चंपत राय भी धमका रहे हैं, गोपाल राव भी धमका रहे हैं, और ये सब जिनको विलेन बना रहे हैं अनिल मिश्रा, अभी तो उनकी जुबान खुलनी बाकी है शिव जी। जब उनकी जुबान खुलेगी तो कौन सा सच निकल कर सामने आएगा। एक बड़ी स्टोरी हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे, और दर्शकों के सामने हम एक एक करके तथ्यों को रखेंगे। जी शिव जी। दरअसल अब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का जी का जंजाल बन गया है। राम जी या तो बीजेपी का काम तमाम करेंगे या फिर विपक्षी दलों को औकात दिखाएंगे, जिसकी गलती नजर आएगी उसको ठिकाने लगाएंगे। फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है वो भाजपा के लिए बहुत नकारात्मक है। चंपत राय मंदिर से बेदखल कर दिए गए हैं, गोपाल राव को भगा दिया गया, और जो आमंत्रित सदस्य थे ट्रस्टी में उस पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। गोपाल राव से चुपके से गोविंद देव गिरी महाराज मिले हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, तो क्यों मिले, क्या वजह थी, इस मुलाकात में क्या खास बात थी, मिलना क्यों जरूरी था? चंपत राय से भी गोविंद देव गिरी ने पीछे से मुलाकात की है। अब इस पूरे प्रकरण पर क्या होगा, अभी क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संशय बरकरार है। आखिर जब आरएसएस मान चुकी चंपत राय दोषी है, आरएसएस मान चुकी अनिल मिश्रा दोषी है, और फिर चंपत राय का वो लेटर आता है जिसमें वो कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन महान भाव अपने ही लेटर में कई बातें लिख गए। पहले उन्होंने लिखे कि 25 फरवरी 2025 का जो लेटर हुआ, जो एमओयू साइन हुआ, उसमें मेरे हस्ताक्षर नहीं लिए गए, जबकि अपने ही मुंह से उसी एसआईटी के प्रत्यावेदन में वो कह रहे हैं 20 तारीख 2020 से फरवरी 20 2020 से लगातार जून 2026 तक प्रत्येक दस्तावेज पर हमारे हस्ताक्षर थे। तो पहले तो चंपत जी ये तय करें कि कौन से सत्य वो स्वीकार करेंगे, कौन से असत्य स्वीकार करेंगे। बैंक के सीनियर अधिकारियों को भी उन्होंने क्लीन चिट दे दी। उनका हो सकता है निचले स्तर पर ये सब हो रहा हो, उनके हिसाब में गोविंद मिश्रा जो बैंक के शाखा प्रबंधक हैं, और अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो मंदिर के मुख्य यजमान थे, वो इन दो लोगों की गलती मानते हैं। तो क्या अब ट्रस्ट अनिल मिश्रा को जेल भेजेगा, गोविंद मिश्रा जो बैंक के मैनेजर हैं उन्हें जेल भेजेगा, या फिर किसी और पर गाज गिरेगी? वो अपने लेटर में यह भी कह रहे हैं कि अगर मैंने मुंह खोला तो जाने कितने नप जाएंगे, जाने कितने जेल जाएंगे। तो पहले तो वो अपना मुंह खोलें, सबके सामने सच बोलें, ताकि जनता में ये धमकी वाला पत्र
जो पार्टी के नाम से दी गई और एक एसआईटी के लेटर के नाम से सामने आई, इसका खुलासा हो। ये धमकाने से काम नहीं चलेगा। कोई डरने वाला नहीं है चंपत राय जी, अब कोई आपसे डरने वाला नहीं है। वो दौर खत्म हो गया जब उंगली उठाकर योगी आदित्यनाथ से बात करते थे। उस समय राम मंदिर के आप ट्रस्टी महासचिव थे। अब पदच्युत होने के बाद आप कुछ नहीं है। अब आपसे बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता नहीं दबता, और विपक्ष तो आपको कभी कुछ समझता ही नहीं था। अब आप साबित कर रहे हो। मैं 45 वर्ष से संघ का प्रचारक रहा, उसके बाद मेरी ये दुर्गति हुई है, तो और भी प्रचारक समझें। संघ में ये अक्सर होता है कि उम्र दराज, उम्र के पड़ाव पर जाके वो कहते हैं भैया अब ये एक पुड़िया है, इसे खा लो और देहावसान करो संघ से। पता नहीं मोदी जी से क्यों नहीं ये संघ कह रहा है, पता नहीं मोहन भागवत जी से क्यों नहीं कह रहा। दोनों की 75 वर्ष की आयु हो गई। जो एक पिटारा बंद था के सुदर्शन के टाइम से, जो उन्होंने एक पिटारा बनाया था कि 75 वर्ष आयु का ये प्रोग्राम है, उस 75 वर्ष के आयु का पिटारा खोला नरेंद्र मोदी ने, मोहन भागवत ने, और दोनों ने अपने ही पिटारे के लिए फिर लोक लगा दिया है। मोदी जी कह रहे हैं अभी मैं हट्टा कट्टा हूं, जवान हूं। एक तो उनका वीडियो और कल से आ गया है मार्केट में। हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हो सकता है कोई हम पर निगाहबानी कर दे। धन्य हो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए पल पल पर किसी के लिए इतनी गहन निद्रा से, गहन आंखों से, आंखियों में बातें। शिव जी वो हमारे देश के वास्तविक राष्ट्राध्यक्ष है, कार्यपालिका के मुखिया है, प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है। आपने कहा संघ क्यों नहीं कह रहा है? जिस दिन कुर्सी से वो उतर जाएंगे संघ उनको भी उसी तरह से कहेगा। संतोष जी, मैं आपकी संघ बात उसी से, तरह से कहेगा उनको। मैं आपकी बात से अलग हूं। और मेरा सवाल है, ले लीजिए, जो कल का वीडियो क्या संघ ने नहीं देखा, या संघ के कुकर्म प्रधानमंत्री ने नहीं देखे, या इस देश ने संघ के कुकर्म नहीं देख लिए? भाई सारे मंदिरों पर संघ और बीजेपी क्यों कब्जा करना चाहती है? कोई तो वजह है, और क्यों नहीं खुल के बोल रही है? मंदिरों पर ही नहीं, 4 लाख मंदिरों पर ही नहीं, और एक और कल खुल के सुन लीजिए, एक और कल खुल के बात आ गई। साधुओं को मैसेज जा रहे हैं कि आप बात नहीं मानोगे, और आपने बाहर ये बातें की कि हमसे संघ और बीजेपी चंदा ले रही है, आपको मंदिर से हटा दिया जाएगा। अब बताइए साधु संत कहां जाएंगे? ये मैसेज कौन कर रहा है? कौन ये कर रहा है मैसेज? कल आचार्य प्रबोधानंद गिरी ने फिर कह दिया कि 4 लाख मंदिर, साधुओं को मैसेज कौन कर रहा है? क्यों धमका रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो साधु संत सन्यासी बाहर निकले और आवाज उठाए, और इस देश के करोड़ों हिंदुओं और सनातन प्रेमियों की आवाज उठाए। और मैं जानता हूं कि जिस दिन सड़क पर वो लोग उतर जाएंगे, भाजपाई भी जुड़ेंगे, संघी भी जुड़ेंगे, जो इस पूरे आडंबर से परेशान है। आपने एक बात यूज किया ना कि मंदिर पर कब्जा है, मंदिर ही नहीं शिव जी, मंत्रालयों पर भी कब्जा किया जा रहा है। वो भूपेंद्र यादव वाला जो मामला है उसको साधारण मामला मत समझिएगा, शॉर्ट पे उस पे आऊंगा, लेकिन अभी जो मोटे तौर पर देखिए, मैं 2-3 चीजें साफ साफ कह रहा हूं। ये हमें प्रेस रिलीज में बताया गया, गोपाल राव का वास्तविक नाम गोपाल नगर कोटे है। ये कहा गया कि उनको विशिष्ट आमंत्रित सदस्य से हटा दिया गया, उनका कार पास उनसे छीन लिया गया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि खबर गलत है, यानी वो भी धमकाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 चीजें स्पष्ट तौर पर इसमें समझिए कि कैसे चंपत राय को क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है, किसने किया फोन, किसको किया फोन, और एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में एक तरह से थोड़ा बहुत इशारा है, लेकिन क्लीन चिट है। और मेरे पास जो खबर ये है शिव जी कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में भी क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है, अगर तब तक कोई गड़बड़ नहीं हुई। और जैसे ही गोपाल राव को ये पता लगा कि चंपत राय से डील हो गई है, तो गोपाल राव भी मैदान में उतर गए, पहुंच गए कोषाध्यक्ष के पास कि भैया चंपत राय से डील हो गई, मेरे में कौन से कांटे लगे कि मुझे आप फंसाना चाहते हो, मुझे क्यों आप परेशान करना चाहते हो। अब तो अनिल मिश्रा के खिलाफ बताया जा रहा है कि एफआईआर होकर उनको गिरफ्तार किया जाने वाला है। तो अनिल मिश्रा अगर बोलेंगे, अनिल मिश्रा भी पोल खोलेंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपस में इनकी लड़ाई एक नए मुकाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही है शिव जी, एक बड़े मुकाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और अब जांच का मसला यहां तक नहीं रखा, ये सुनने में आया कि इन्होंने फर्जी चंदे की रसीद भी बना रखी थी शिव जी। इससे बड़ा घोटाला सोच लीजिए, इतनी छोटी सोच के, घटिया सोच के आदमी थे, चंदे की फर्जी रसीद बुक बना रखे थे। आप देखते होंगे कई बार रोडवेज में पकड़ आता है, हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज एक जमाने में पकड़ में आता था, डीटीसी में भी एक बार ऐसा हुआ कि वो फर्जी टिकट बना लेते थे पहले ही, और वो फर्जी टिकट देते थे, चेकर आता था वो सेटिंग कर लेते थे। इस लेवल की गंदगी इन्होंने राम मंदिर
में फैला रखी थी और अब सब डील करने में लगे हुए हैं, बार्गेन करने में लगे हुए हैं कि मुझे बचा लो, बाकी सबको फंसा लो। तो चंपत राय का एक चिट्ठी आ गया। अब चंपत राय की चिट्ठी का एक लो, आप मैं सिर्फ 2 लाइन में इसको कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा भाई जनवरी 2024 में उद्घाटन हुआ। शिव जी ध्यान से दर्शक मेरी बात सुने। जनवरी 2024 में उद्घाटन हुआ, उसके साथ ही लूट शुरू हो गई, जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं। और सितंबर 2024 में एक एसओपी बनाया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसमें चंपत राय ने दावा किया कि मेरे हर पेज पे सिग्नेचर है। फिर फरवरी 2025 में उस एसओपी को, जिसमें पैसा गिना कैसे जाएगा, पैसा रखे कैसा जाएगा, पैसे का बंडल कैसे तैयार किया जाएगा, पैसा कैसे बैंक में पहुंचेगा, कैसे जमा होगा, उस एसओपी को फरवरी 2025 में बदल दिया गया। और उसमें चंपत राय कह रहे हैं कि उसमें मेरे सिग्नेचर नहीं थे, मैं अयोध्या में भी नहीं था, मेरा इंतजार नहीं किया गया, वो अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के लोगों ने मिलकर कर लिया और मुझे बताया गया। 1.5 साल तक मुझे उसकी जानकारी नहीं दी गई, जून 2026 में आके बताया गया। इसका मतलब ये गड़बड़ी बहुत पहले से थी। चंपत राय चुप क्यों थे? अब जब फंस गए तो क्यों बोल रहे हैं? और फिर वो कह रहे हैं कि भैया ये एसआईटी की रिपोर्ट लीक क्यों हो गई, इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। ये तमाम चीजें जो है, आप ये मान के चल लीजिए कि एक के बाद एक ये एक दूसरे की पोल खोलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा जो मैंने जिक्र किया, जो मंत्रियों के पीएस और एपीएस होते हैं ना शिव जी, इसके 3-4 वो होते हैं, मैं जरा दर्शकों को बता देता हूं। एक तो मंत्री का अपना कोई मुंह लगा होता है, वो पुराना होता है, जब वो मंत्री नहीं भी होता है तब उनके साथ कोई लगा हुआ होता है, मंत्री बनता है तो चूंकि उसको भी सरकारी सैलरी दिलवानी होती है तो उसको पीएस या एपीएस या कुछ ओएसडी ओएसडी टाइप बना लेते हैं। दूसरा होता है जो अधिकारी होता है, क्योंकि मंत्री को भी तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो सिस्टम के साथ काम करता हो। तो या तो किसी आईएएस को ले आते हैं, या किसी आईआरएस को ले आते हैं, या किसी आईपीएस को ले आते हैं, या किसी दूसरे विभाग में जो जूनियर या सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हो उसको डेपुटेशन पर अपने यहाँ ले आते हैं। और तीसरा सबसे खास, जरा दर्शक खास तौर से सुने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने हर एक, मतलब अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर मंत्री के साथ अपना एक बंदा तैनात करता है। हर मंत्री के साथ अपना एक बंदा तैनात करता है। कमजोर मंत्री होता है तो आरएसएस हावी हो जाता है। अमित शाह जैसा मंत्री होता है तो कोटे से आरएसएस से तो आता तो है, लेकिन वो अमित शाह का आदमी होकर रह जाता है, फिर वो आरएसएस घूम के फोन नहीं करता। ये तो मंत्री के डर डर की बात होती है ना। भूपेंद्र यादव के जिन 4 लोगों को हटाया गया उसमें अधिकारी भी है, सरकारी कर्मचारी भी है, उनका करीबी भी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी। ये चारों क्राइटेरिया भूपेंद्र यादव के उसमें पूरे हुए हैं। बल्कि भूपेंद्र यादव ने एक व्यक्ति को ट्रेंड करके अमित शाह के यहाँ भी लगवा रखा है। वो भी संघ से जुड़े हुए थे, भूपेंद्र यादव ने ट्रेंड किया, वो आजकल अमित शाह के साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा ताकतवर हो गए। अमित शाह के एक पीए हुआ करते थे अंकुर शर्मा, उनको बीजेपी का संगठन मंत्री बना दिया गया यूपी का। तो अब जो भूपेंद्र यादव की पाठशाला से ट्रेन किए हुए, एक्सपोर्ट किए गए थे अमित शाह के पास कुछ साल पहले, वो ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये समझ लीजिए कि आरएसएस सब जगह अपनी निगहबानी बनाए रखता है। बल्कि एक मैं दिलचस्प बात बताता चलूं शिव जी, बड़ा दिलचस्प थ्योरी है, बड़ी अजीब सी थ्योरी है कि जो सिफारिशें जाती हैं शिव जी, कई बार जो संघ जाता है वो संघ किसी तरह से भेजता है, प्रधानमंत्री उन कार्यालयों को पीली पर्ची पर लिखता है, इस साइज का पीली पर्ची होता है, इस साइज का पीली पर्ची, वो चला जाता है कागज। मैं बड़ा दिलचस्प बताऊं, एक मंत्री हुआ करते थे हमारे यूपी से, मंत्री हुआ करते थे, उनके पास एक कागज पहुंच गया, उनके अंदर का एक विभाग था उसको तैनात करना था। उस कागज को देखा, वो चौंक है। वो जिस डिपार्टमेंट में तैनात करना था शिव जी, जिस संस्थान में तैनात करना था, वो संस्थान किसी और काम का था, और जिसके नाम की सिफारिश आई थी वो किसी और फील्ड से आई हुई थी, वो फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। अब मंत्री ने सर पकड़ लिया कि यार ये कैसे करूं, ये तो विवाद बढ़ेगा, तो युवा के एक बार पूछ लीजिए। अब मंत्री जी की हैसियत ना तो पीएमओ में पूछने की थी और ना मंत्री जी की हैसियत संघ में पूछने की थी कि भैया ये सही आदमी भेजा है कि नहीं भेजा आपने। मंत्री जी ने तैनात कर दिया। अगले दिन विवाद बढ़ना था, विवाद बढ़ा। ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया कि संघ और पीएमओ की तरफ से आया गया था। जब खोजबीन हुआ तो पता लगा कि वो पर्ची किसी और मंत्रालय में भेजी जानी थी, यानी किसी और मंत्री को भेजी जानी थी, और वो इस मंत्री के पास चली गई और मंत्री ने बना दिया बिना सोचे समझे। ये डर का आलम मैं आपको बता रहा हूँ। काफी समय तक उन्होंने काम किया, वो खुद ही सर पकड़ के बैठ गए कि यार मैंने सिफारिश तो उस काम के लिए की थी, मुझे यहाँ बना दिया, ना जिसका मुझे ए पता, ना बी पता, ना सी पता। मैं रहना मुंबई चाहता था और मुझे भेज दिया उत्तर प्रदेश का संस्थान था। शिव जी, दर्शक समझ गए होंगे तो समझ गए होंगे। इस तरह की भी चीजें होती है। लेकिन अब इस मामले में सिर्फ इतना ही नहीं, खर्चे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। जो 22 जनवरी 2024 को जो शिलान्यास हुआ उसमें कितना खर्चा हुआ, बाद में कैसे खर्चे हुए, ये दर्शक जान के हैरत रह जाएंगे कि लाइट और साउंड के लिए कितने पैसे खर्च किए, लोगों के खाने पीने के लिए कितने खर्च किए, टेंट के लिए कितना खर्च किया। जितना इन्होंने 1-2 बार में खर्च कर दिया उतने में तो उतना टेंट, उससे ज्यादा साजो सामान ये खरीद के ला सकते थे। तो अब ये गड़बड़ी का दायरा बढ़ता जा रहा है
और उतनी ही ज्यादा जो बेचैनी जो है वो घबराहट है बढ़ती जा रही है। चंपत राय अगर क्लीन चिट 15 जुलाई तक का समय दे रखा है, 17 या 18 जुलाई तक रिपोर्ट आएगी एसआईटी की। चंपत राय से डील के मुताबिक अगर उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो फिर गोपाल राव भी बोलेंगे, फिर अनिल मिश्रा भी बोलेंगे, और अच्छा है ये सब बोले, क्योंकि उसके बाद अंदर की गर्मी, अंदर की जो गंदगी है शिव जी, वो और ज्यादा निकलती हुई नजर आएगी। तब जाके हमारे प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो पूरी तरह से इन पापियों और अपराधियों से मुक्त हो जाएगा शिव जी। चलो अब देखते हैं, पहले तो ये सब लाइन में आए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आए। ये राम मंदिर का मुद्दा भी अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के व्यापम का रूप लेता चला जा रहा है। ऐसे ही व्यापम फंसा था, अब एक दूसरे को बचाने के लिए एक दो आदमी बलि का बकरा बनाए जाएंगे। हम सरकार से ये अनुरोध और अपील करते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, या जो 8 ये दोषी हैं, इन सबको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। इनमें से किसी की जान न चली जाए, किसी की गाड़ी न पलट जाए, किसी के साथ दुर्घटना न घट जाए। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसे डॉक्टर रजनीश सिंह हैं, उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने पीएमओ को लगातार चिट्ठी लिख लिख कर ये यहाँ तक हैसियत पहुंचाई। मैं तो इस बात से बहुत चिंतित हूं संतोष जी कि प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी गिनती बता रहे हैं कि 6 + 2 = 8, 7 + 1 = 8। क्या सट्टे वट्टे का नंबर बताने लगे? क्या हुआ है आजकल? मैं थोड़ा समझने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही कुछ सट्टे के नंबर बताते हैं साधु कि एक लाठी मार दी तो एक नंबर बताते हैं, लगा दो। मछली का कुछ अलग होता है, पानी का कुछ अलग होता है, खेत का अलग होता है, जोत का अलग होता है, सेतु का अलग होता है, पुल का अलग होता है, रेल का अलग होता है, तेल का अलग होता है, खेल का अलग होता है, जेल का अलग होता है। प्रधानमंत्री जी को भी कुछ नजर आ रही हो? क्यों बात बात में तो वो कहते हैं मैं गुजराती हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं रेत में से भी पैसे निकाल लेता हूं। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या जो खड़ी हो रही है वो हो रही है कि भैया आप सब जगह निकाल लेते हो, मुसलमानों के देश में जाके मुस्लिम नेताओं के गले पड़ जाते हो और उनसे पुरस्कार ले आते हो, और देश में आते ही संतोष जी और शिव कुमार मिश्रा से कहते हो इन मुसलमानों से लड़ो, इनके होश ठिकाने लगाओ, ये किसी काबिल नहीं है। और विदेश में जाते ही सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, दुआ सलाम, यानी क्या क्या करते घूम रहे हो। ये दोहरा चरित्र देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। इंडोनेशिया तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है, तो वहां का पुरस्कार कौन सा होगा? संतोष जी, शिव जी ये बड़ा दिलचस्प है। प्रधानमंत्री जी की सेहत, प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की भी तबीयत खराब होती थी, या जब मनमोहन सिंह का जो ऑपरेशन हुआ था, तो बाकायदा प्रेस रिलीज के माध्यम से उसकी जानकारी दी गई थी। मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री अगर थक गए हैं तो थोड़ा बहुत उनको आराम करना चाहिए। मैंने तो कुछ दिन पहले भी कहा था कि आधिकारिक तौर पर 7-8 दिन की छुट्टी उनको ले लेनी चाहिए। अगर वो इतना ज्यादा थक गए तो भाजपाइयों को और संघियों को सोचना चाहिए कि उनको आराम करना। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा जो एसआईटी को पता लगा है शिव जी, जरा दर्शक ध्यान से सुने। 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, मैं फिर से दोहरा रहा हूं शिव जी, 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत भी थे, जिसमें चम्मच से उनको चरणामृत पिलाने वाले वो कोषाध्यक्ष भी थे, जिसमें बॉलीवुड, जिसमें उद्योगपति, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज बड़े लोग थे। 8,000 लोग आए थे शिव जी, और कितना खर्च हुआ था? 113 करोड़ रुपए शिव जी। 8,000 लोग आए थे, 113 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। और अगले साल, जबकि महंगाई बढ़ गई थी, 25 नवंबर 2025 यानी 22 जनवरी 2024 से 25 नवंबर 2025 आ जाइए, लगभग 2 साल, 22 महीने का, 22-23 महीने का। तो 25 नवंबर 2025 के ध्वजारोहण कार्यक्रम में 6,000 लोग आए और खर्च हुआ 10 करोड़ रुपए। यानी 8,000 लोगों पर खर्च 113 करोड़ रुपए और 6,000 लोग पर खर्च 10 करोड़ रुपए। कोई तुकबंदी है शिव जी? और दूसरी बात पे आ जाइए, ये अयोध्या का राम मंदिर दुनिया का सबसे महंगा धार्मिक प्रतिष्ठान है। इसको बनाने में जितना खर्च हुआ और जितना
इसमें जो इसको चलाने में जो लागत जो बताई गई है, ऑपरेशनल जो लागत बताई गई है, ये सब मिला जुला के 2700-2800 करोड़ पड़ता है। दुनिया का सबसे महंगा धार्मिक स्थल, तो क्या इसीलिए इसको दुधारू गाय बना लिया गया? ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दर्शकों से भी कहूंगा, आप जरा अंदाजा लगाइए कहां कहां लूट हुई है। शायद ही कोई मामला, मैंने पहले ही कहा था कि अयोध्या के जो मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भैया कोई जगह नहीं छोड़ी जहां ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं छोड़ा जहां ये लोग लूट नहीं सकते थे। इतनी बड़ी लूट, और सब खामोश बैठे हुए, सब चुप बैठे हुए। और अब शायद ये वक्त आ गया है, मैं फिर कह रहा हूं, हमने देखा इस देश की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता से हटे, कितनी तबीयत खराब हो गई, लोगों को पहचानना उन्होंने छोड़ दिया। जॉर्ज फर्नांडिस अपने बिल्कुल आखिरी समय में, जब नीतीश ने राज्यसभा भेजा था, वो किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, वो सदन को भी नहीं पहचान पा रहे थे कैसे था। नीतीश कुमार किस तरह की हरकत मंच पर करते हुए नजर आए थे, और उन्हीं का हवाला देते हुए कहा गया कि भैया प्रधानमंत्री बड़े असहज हो जाते थे नीतीश कुमार के साथ मंच शेयर करते हुए, पता नहीं नीतीश बाबू कभी भी कुछ करने लग जाते थे। ये हवाला देते हुए कहा कि नहीं, नीतीश जी को हटना पड़ेगा। अब जो आपने कहा, मैं फिर विथ ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि जो वीडियो आया है, उस वीडियो के बाद अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। हम अपने दर्शकों से कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर वो थक चुके हैं तो हटा के बीजेपी से बना दो ना किसी और को। भैया इतने काबिल लोग तो बड़े पड़े हैं शिव जी, अमित शाह है, नितिन गडकरी संघ से जुड़े हुए, राजनाथ सिंह संघ से जुड़े हुए, भूपेंद्र यादव जैसे बड़े काबिल नेता, 4 के 4 स्टाफ एक साथ बदल दिए गए, धर्मेंद्र प्रधान जैसे काबिल नेता, एक और मामला लीक हो गया नीट वाला। तो ऐसे काबिल मंत्रियों से भरी पड़ी है। जब वही सब आपको खुला खेल फर्रुखाबादी करना है, तो किसी को भी प्रधानमंत्री बना दीजिए, क्या चलता है, क्या फर्क पड़ता है। हम तो सब कुछ झेलने के लिए तैयार है। यत्र तत्र सर्वत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ को बलि पर चढ़ाने को तैयार है, कुछ को बचाने को तैयार है। लेकिन जो बलि पर चढ़ेंगे वो कब तक चुप रहेंगे, आप मान लीजिए, ये एक बड़ा सवाल उभर कर निकल कर सामने आ रहा है। शिव जी, आवाज शिव जी आपकी। सब समझते हैं और सब देखते हैं, उसके बाद तय करते हैं। इस आग की तपिश में कौन कौन जलेगा, चंपत राय अपना मुंह कब खोलेंगे और जय श्री राम बोलेंगे। मोदी जी अपने मुखार बिंदु से कब कहेंगे कि प्रभु श्री राम की चोरी के लिए मैं दोषी हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। और जब तक इस चोरी के सभी चोर जेल के भीतर नहीं जाएंगे, तब तक मैं कोई भी ऐसा आदेश नहीं करूंगा जो जनहित में ना हो। करें, कहें, और चंपत राय कहें कि जब तक अयोध्या से मैं कलंक का टीका नहीं धोऊंगा, तब तक अयोध्या में आऊंगा ही नहीं, ताकि लोगों का कुछ असर पड़े या कुछ कहें। तो ये कई चीजें हैं जो एक गंभीर मोड़ पर ले जाके खड़ी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर जो अब चल रहा है कि नए लोगों के नाम से खाता हो जाएगा, अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में बड़ी खलबली मची हुई है। गोपाल राव कह रहे हैं कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, ये सब अफवाह है। तो गोपाल राव बताएं कि उन्हें ये समर्थन दे कौन रहा है। अयोध्या में चंपत गुट अड़ा और अनिल मिश्रे के पीछे पड़ा, और इस अड़ा और पड़ा में किसका हो जाएगा गड़बड़ा किसका हो जाएगा किला खड़ा, और किसका टूटेगा, किसका किससे साथ छूटेगा। और आज ये तो तय हो गया, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए केंद्र से हाथ मिला लिया योगी आदित्यनाथ ने, कहा बिना इनके नहीं चलेगा काम। और तभी आज ईडी पहुंच गई झांसी। अब देखना है कि इसके अगले परिणाम क्या होते हैं। और दर्शकों से यह सवाल है, क्या आप गोपाल राव, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद देवगिरी महाराज की बातों से संतुष्ट हैं? हमें जरूर बताएं, वरना हम तो सवाल पूछेंगे, और पूछेंगे कि मंदिर से कितना धन गया चोरी। इस खबर को यहीं विराम देंगे। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।